लिखो, हेडिंग लिखो, उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, यही चीज तुमसे पूछा भी जाता है। सवाल इसमें आखिरी गैस से मतलब 1 या 2 सवाल तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। और पूछा क्या जाएगा, पहला सवाल तो तुम्हारा यहीं से बन जाएगा कि इनको उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं, इनको आखिरी गैस क्यों कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा सवाल है जो बनेगा कि ये वाला, इनकी खोज किसने की थी, ठीक है। तीसरा सवाल बनेगा इनके 2 उपयोग बताओ। तो हीलियम के लिए सबसे ज्यादा पूछा गया है कि हीलियम की खोज किसने की थी, इसके 2 उपयोग बताइए। उसके बाद नंबर 2 पे आर्गन का सबसे ज्यादा पूछा गया है कि आर्गन की खोज किसने की थी, इसके 2 उपयोग बताइए। समझ गए? तो ये चीज को तुमको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से अपना पढ़ लेना कि कैसे तैयार करना है तुम्हें। इसमें 3 ही सवाल हैं, ये 3 सवाल में से 1 सवाल तुम्हारा फिक्स है, क्योंकि 1 नंबर का तो कम से कम इसमें देना ही है इसको। कभी कभी 2 नंबर भी दे देता है। उत्कृष्ट गैस का कोई यौगिक नहीं है, जिन यौगिकों की कल चर्चा हम किए थे, FC, F6, FC, F4, FC, F2, उन चीजों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। यौगिक हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। तो उपयोग चलो फटाफट लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। डी अपना का शुरू करते हैं। देखो हेडिंग, उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। पहला नंबर हीलियम का उपयोग, पहला नंबर हीलियम का उपयोग, हीलियम He, हीलियम He का उपयोग हो गया पहला नंबर। इसके अंदर पहला लिखना, यह हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है। यह हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है। यह हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है। हो गया? तथा इसकी अज्वलनशील प्रकृति के कारण, तथा इसकी अज्वलनशील प्रकृति के कारण, अज्वलनशील प्रकृति के कारण, आगे कालिकन से लिख लेना, इसकी अज्वलनशील प्रकृति के कारण, हो गया ना, हीलियम, हीलियम, हीलियम कोष्ठक में 85%, 85%, हीलियम कोष्ठक में 85% और हाइड्रोजन 15%, हीलियम 85%, हाइड्रोजन 15% के मिश्रण को गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरा जाता है। के मिश्रण को गुब्बारों तथा वायुयान टायरों में भरा जाता है। तो ध्यान देना, वायुयान के टायर में कभी भी साधारण हवा नहीं भरी जाती है कि गैस साइकिल वाला पंप उठाया, उसका 4 पंप मार दिए, हवा भर गई। समझ गए? ध्यान देना, क्योंकि साधारण वायु का अणुभार हमने देखा कितना होता है, 29, और जबकि हीलियम का कितना होगा जी, 3, और हाइड्रोजन का कितना, 3 या 4, सामान्य रूप से 3 4 कुछ भी कर सकते हो, हाइड्रोजन का 2। तो सोच लो 4 7 28, 4 भी अगर माने तो 4 7 28 वायु से 7 गुना हल्की है ये। इसलिए वायुयान के टायर हल्के होते हैं, जिससे
उनका भार वायुयान पर कुछ नहीं पड़ने पाता। अब सोच रहे वायुयान इतना भारी होता है, उसका टायर से क्या मतलब है। जब उसको लैंडिंग करनी होती है या ऊपर जाना पड़ता है तो टायर का बहुत महत्व होता है, समझ गए, ध्यान दिए रहना। तो आगे लिखो, अब यहाँ पे गुब्बारे में भी हीलियम वाला भरा जाता है। तो हीलियम क्यों गुब्बारे में भरा जाता है? जो गैस गुब्बारा ऊपर छोड़ा जाता है ना, वो हीलियम का होता है। अगर साधारण वायु का होगा तब ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा और ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। तुमने खुद अवलोकन किया होगा, जब मुंह से हवा भर के छोड़ देते हो कुछ ऊपर तक जाता है फिर नीचे आ जाता है। जबकि जो हीलियम वाला होगा वो वायु से हल्का होगा ना, और वायु से ऊपर उठा दी जाएगी और वो भागता जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए जो ये गैस गुब्बारे होते हैं जो ऊपर छोड़े जाते हैं उनमें हीलियम भरा जाता है। आगे लिखो, हाइड्रोजन भी भर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन साधारण रूप से ज्यादा मिलता नहीं है, हीलियम के साथ उसका मिश्रण सब भरा जाता है। हाइड्रोजन का भी 2 है, हीलियम का भी 3 है, दोनों में ज्यादा अंतर है नहीं। और हीलियम अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया भी नहीं करेगा, इसीलिए इसको भरते हैं। ये कौन सा? चलो लिखो, कहां तक लिखे? जो हाइड्रोजन थोड़ा बहुत पाते होंगे उसको मिला लेते होंगे। साधारण रूप से हीलियम ही रहता है। ये तो इतना कॉन्सेप्ट बताया गया, क्योंकि वायुयान में भरना है तो बड़ी कंपनियां बनाएंगी तो अपना बना के रखेंगी ना, उसी हिसाब से बना के रखती है। हाइड्रोजन ज्यादा भरते नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन किसी से क्रिया भी कर सकता है। हाइड्रोजन क्रिया भी तो कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जैसे बंध टूटा वो क्रिया करने के लिए हो जाएगा। लेकिन हीलियम किसी से क्रिया नहीं करता है। हीलियम का आज तक कोई यौगिक ही नहीं बना हुआ है, हीलियम अकेले रहता है, इसलिए हीलियम का ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्रिया नहीं करता इसीलिए। आगे लिखो, दूसरा नंबर, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया। गोताखोरों और रोगियों को सांस लेने में प्रयोग किया जाता है। को सांस लेने में, रोगियों को सांस लेने में प्रयोग किया जाता है। हो गया। इसके मिश्रण में जो संघटन होता है शायद 5% और 95% होता है। 95% ऑक्सीजन होती है, 5% हीलियम होता है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग प्रयोग करते हैं ना, उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं होता है, 5% हीलियम होता है उसमें, ठीक। आगे लिखो, हाँ जाहिर सी बात है, वायु ये गैसों का मिश्रण हमेशा समांगी मिश्रण होता है। गैसें कभी भी समांगी मिश्रण बनाती ही नहीं है। कोई भी 2 गैस मिला दो, क्या उनको अलग अलग देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। धुआं क्यों दिखता है? क्योंकि धुएं में कार्बन के कण होते हैं जो कोलाइडी विलेन के कण होते हैं। धुआं कोई गैस नहीं है, याद रखे ना। धुआं कोलाइडी विलेन, हम लोग कोलाइडी विलेन के उदाहरण में पढ़े थे इसको, गैस में ठोस पढ़े थे ना, कोलाइडी विलेन धुआं। ध्यान दे रहा ना, धुआं खुद एक मिश्रण है, और वो समांगी मिश्रण नहीं, विसमांगी मिश्रण है, उसमें ठोस घुला हुआ है। आगे लिखो, कहां तक लिखे? अगला उपयोग लिखो, इसका उपयोग कम ताप पैदा करने में होता है। कम ताप पैदा करने में होता है। कम ताप पैदा करने में होता है। हो गया ना? क्योंकि इसका द्रवणांक
क्योंकि इसका द्रवणांक बहुत कम कुर्सी कौन लिया जी, बहुत कम -269 डिग्री सेल्सियस, -269 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान देना है। चलो अब लिखो, 3 उपयोग हो गया ना, 4 ठो, 3 ठो। चलो बहुत, अगला नंबर लिखो। देखो अक्रिय गैसें हैं ना ये, तो इनका एक उपयोग तो सब में कॉमन लिख सकते हो, एक कई का पूछा जाएगा तुमसे, एक उपयोग सब में कॉमन लिख सकते हो, यानी दूसरा वाला सर ये भी उसी में था, जैसे नीचे होगा। ये हाँ, तो एक चीज ध्यान दो, इनका एक कॉमन उपयोग होता है, चूंकि ये अक्रिय गैसें हैं तो सीधा सीधा एक उपयोग लिख सकते हो कि अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इनका प्रयोग होता है, सबका उपयोग लिख सकते हो। ये 2 ही उपयोग पूछेगा, एक को उसको लिखो, एक इनका याद कर लो, हो जाएगा। लिखो दूसरा नंबर लिखो, नियॉन का उपयोग, लिख लो अपने हिसाब से, लिख लो अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में नियॉन का उपयोग। हो गया, लिखो पहला नंबर, नियॉन बल्ब बनाने में, नियॉन बल्ब बनाने में, हो गया ना। तो लिखो डैश देके इसके अंदर लिख लो कुछ, विद्युत विसर्जन नली में कम दाब पर नियॉन गैस भरकर कम दाब पर नियॉन गैस भरकर, हो गया, कम दाब पर नियॉन गैस भरकर विद्युत विसर्जन कराने पर हो गया, विद्युत विसर्जन कराने पर लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस पर कोहरे का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिस पर कोहरे का कोई प्रभाव नहीं होता है। हो गया ना, नीचे लिख लेना, इसलिए नियॉन बल्ब का उपयोग, हो गया, हवाई पट्टियों संकेतकों और विज्ञापन चिन्हों
आदि में किया जाता है, आदि में विज्ञापन चिन्हों आदि में किया जाता है। हो गया। तीसरा लिखो, तीसरा आर्गन। हाँ और कुछ नहीं है, दूसरा वाला वही लिख सकते हो, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। ये तो सब में रहेगा ना। हो गया। तीसरा नंबर लिखो हेडिंग, आर्गन के उपयोग, आर्गन के उपयोग। हो गया। आर्गन का तो एक कॉमन उपयोग जानते ही हो, क्या बल्ब में भरते हैं ना, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो लिखो पहला नंबर उपयोग, आर्गन, आर्गन कोष्ठक में लिखना 85% तथा नाइट्रोजन कोष्ठक में 15% का मिश्रण, का मिश्रण हो गया विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में अक्रिय वातावरण रखने के लिए, अक्रिय वातावरण रखने के लिए भरा जाता है, भरा जाता है। हो गया ना। आगे लिख लो दूसरा नंबर, कुछ धातुओं के निष्कर्षण में, कुछ धातुओं के निष्कर्षण में अक्रिय वातावरण, अक्रिय वातावरण पैदा करने में, कुछ धातुओं के निष्कर्षण में अक्रिय वातावरण पैदा करने में हो गया ना। चलो आगे लिखो अगला नंबर, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन का उपयोग। इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिप्टॉन तथा जेनॉन का उपयोग, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन का उपयोग पहला नंबर, विद्युत बल्बों में, विद्युत बल्बों में आर्गन के स्थान पर इन गैसों का भी प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत बल्बों में आर्गन के स्थान पर इन गैसों का उपयोग भी किया जा सकता है। हो गया। आगे लिखो दूसरा नंबर, फोटोग्राफी में प्रयोग की जाने वाली, फोटोग्राफी में प्रयोग की जाने वाली विद्युत विसर्जन नलियों में इन गैसों को भरा जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग की जाने वाली विद्युत विसर्जन नलियों में
इन गैसों को का प्रयोग किया जाता है, इन गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों का प्रयोग किया जाता है। हो गया? आगे लिखो। रेडॉन का उपयोग, हमारा टाइम बहुत सही समय पर होता है। रेडॉन का उपयोग लिखो। पहला नंबर, रेडियो एक्टिव शोध कार्यों में, रेडियो एक्टिव शोध कार्यों में, क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो रेडियो एक्टिव संबंधी जो शोध कार्य होते हैं उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव शोध कार्यों में। दूसरा नंबर, कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इनसे अल्फा बीटा और गामा किरणें हमेशा निकलती रहती हैं, तो उन्हीं के प्रयोग से कैंसर का इलाज किया जाता है। हो गया? एक हेडिंग इसमें बच रही है, क्लैथरेट। हेडिंग लिखो। हाँ, हीलियम का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। कर सकते हैं, जैसे कहने का मतलब कुछ चीजों का प्रयोग कर लिया गया तो उनके हिसाब से उन्हीं को मानते हैं। अब कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, हीलियम भी कर सकते हो, नियॉन भी कर सकते हो, आर्गन मान लो कभी कभी क्रिया कर लिया क्योंकि उसमें रिक्त डी ब्लॉक पाए जाते हैं तो इस तीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हीलियम नियॉन का कर सकते हो। हीलियम का प्रयोग किया जाता है लेकिन 4 उपयोग हो गया था इसीलिए नहीं लिखा है उसको। हीलियम का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में करते हैं। चलो देखो, क्लैथरेट, क्लैथरेट क्लैथरेट हो गया ना? तो लिखो, उत्कृष्ट गैसों के, उत्कृष्ट गैसों के, उत्कृष्ट गैसों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के साथ, उत्कृष्ट गैसों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के साथ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के साथ कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के साथ बने ठोस यौगिक, बने ठोस यौगिक क्लैथरेट कहलाते हैं, क्लैथरेट कहलाते हैं। क्लैथरेट कहलाते हैं। हो गया ना? तो अब कहने का मतलब यहां पर हमने कह दिया कि उत्कृष्ट गैसों का कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस यौगिकों के साथ, एक मिनट, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के साथ बना ठोस यौगिक। तो यहां पे हमने एक शब्द बोल दिया कि एक प्रकार से जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक के साथ जुड़कर एक यौगिक बना रही है।
यही तो हमने बोला है। तो ये क्या हो गया? अभी तो हमने कहा उत्कृष्ट गैसें कोई यौगिक बनाती ही नहीं है, तो ये कैसे चला गया? ये काम कैसे हो गया कि किसी कार्बनिक के साथ जोड़ दो, किसी अकार्बनिक के साथ जोड़ दो? यहाँ पे कोई सूत्र वाला यौगिक नहीं बनता, ये बात को ध्यान में रखना। क्योंकि जब हमारे पास कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक लेंगे तो उसका एक जालक होता है ना, होता है जालक। और जब इनके जालक पर इन अक्रिय गैसों की बमबारी की जाती है, बमबारी करने का मतलब इनको तेजी से छोड़ा जाता है। तो अब जब अक्रिय गैस जाएगी तो इसका जो ऊपर का जालक अर्थात जो छिद्र होता है उसके रास्ते अंदर प्रवेश करेगी और अंदर प्रवेश करने के बाद इसमें जाके फंस जाती है, मतलब दूसरी तरफ बाहर नहीं। क्योंकि अब इधर से हमने वेग तेजी से दिया तो अगर छेद थोड़ा छोटा भी है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे यहाँ पे अब एक चीज है, इसको आराम से लेके जाएंगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर तेजी से मार दें तो चला जाएगा अंदर, जाएगा नहीं जाएगा। तो जाने के लिए तो इधर से घुस जाते हैं अंदर, लेकिन जब अंदर जाने के बाद इसका वेग कम हो जाता है तो क्या उस पार निकल पाएंगे? ये नहीं निकल पाते, उनके जालक में फंस जाते हैं। और यही वाला जो यौगिक बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्लैथरेट कहते हैं। तो यहाँ पे कोई खास यौगिक नहीं बना कि संयोजकता बंध के अनुसार बना, बस उनके जालक के बीच इनके फंसने के कारण बना। अब चूंकि हीलियम और नियान जो है बहुत छोटे हैं, हीलियम और नियान, इसलिए वो इधर से निकले, इधर से घुसे, उधर से निकल गए। जब ये निकल गए तो क्या वो क्लैथरेट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो हीलियम और नियान जो है क्लैथरेट नहीं बनाते क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। आर्गन, ट्रिप्टोन, जेनॉन, रेडॉन तुम्हारा रेडियो एक्टिव ही है, बोल सकते हो रेडॉन को भी। इनका आकार बड़ा होता है, इसलिए एक साइड से प्रवेश तो कर जाते हैं लेकिन दूसरी साइड से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए क्लैथरेट बनाते हैं। अब इसमें दो शब्द आ जाता है, एक मेजबान और एक मेहमान। तो मेजबान कौन होगा इसमें? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक अपनी जगह पे है ना, उसके घर पे कौन आ रहा है? जो आते हैं वही तो मेहमान होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के घर पे कौन आ रहा है? उत्कृष्ट गैसें आ रही हैं, उत्कृष्ट गैसें इसमें मेहमान कहलाती हैं और कार्बनिक यौगिक को हम मेजबान कहते हैं। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। नहीं, अब चूंकि ध्यान से समझो, एक चीज ये है हमने रखा यहाँ पे, अब इसके अंदर जालक में बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं। इसमें गोली, जैसे गोली तुम रख लो, गोली डिब्बे में एक गोली रखोगे तो बीच में देखो छिद्र दिखता है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत बालू डालो तो वो नीचे चला जाता है। अब अगर उस रास्ते से हमने एक कण डाल दिया तो वो तो जाएगा नीचे की ओर ना, क्योंकि तुमने इधर से उसको बल दिया तो वो इधर जाएगा। हाँ, तो गैस होते हैं, तो गैसों को जब तुम वेग दोगे और अंदर जाने के बाद जब वो रुक जाएंगे तो उनकी गति शून्य हो जाएगी। याद रखे रहना, जब उन पर घर्षण पड़ने लगेगा, दूसरे अणु का प्रभाव पड़ने लगेगा तो उनकी गति शून्य हो जाती है। और जब गति शून्य हो जाएगी तो गए तो इस तरफ से, अब इस तरफ से गए तो उधर से फिर घूम के वापस थोड़ी ना आएंगे। अगर उनमें गति होती या उधर से कोई दबाव डाल दे तो घूम के वापस चले आएंगे, लेकिन कौन दबाव डालने वाला है? जो उसके अंदर परमाणु है वो भी तो खींचने वाले ही है, वांडर वाल्स बल लगाएंगे, अणुओं के बीच वांडर वाल्स बल काम करता है। तो जैसे ही ये कार्बनिक अणुओं के पास पहुंचेगा ये वांडर वाल्स बल लगाने लगते हैं और रोकना चाहते हैं। अगर वेग नहीं अधिक है तो रोक लेंगे, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये बड़ा होते हैं इनको घर्षण करते हुए जाना पड़ता है, तो घर्षण करते हुए जाएंगे तो एक तो घर्षण के कारण इनका वेग कम होगा, दूसरा जब इस पे वांडर वाल्स बल लगने लगेगा तो वो भी ये इनका वेग कम होगा और होते होते बीच में शून्य कर देते हैं। लेकिन हीलियम और नियान इतने छोटे हैं कि उनको घर्षण करने की आवश्यकता ही नहीं होती, उनके लिए इतना छिद्र काफी है। अब छोटा सा मान लो ये बड़ा है, देखो फंस गया, ये छोटा सा है, इसको कौन सी परेशानी? भूसा इन पर तो घर्षण का काम नहीं किया। वांडर वाल्स पर हम जानते हैं उतना प्रबल होता नहीं है, दुर्बल बल होता है, इसीलिए वो आराम से दूसरी तरफ निकल जाता है, रास्ता मिलता हुआ कहीं से निकल जाता है। लेकिन ये बड़े होने के कारण बीच में फंस जाते हैं, पीछे नहीं आ सकते क्योंकि इनकी गति शून्य हो जाती है। अगर गति शून्य नहीं होती, गति करते तो कहीं ना कहीं से जरूर निकल जाते, क्योंकि रास्ता कहीं ना कहीं से मिल जाएगा इनको, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बड़े होते हैं, घर्षण करते हैं, इसके कारण इसका वेग कम होता है और वांडर वाल्स पर जब काम करने लगता है तो और वेग कम हो जाता है, अर्थात बीच में जाते जाते क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। नहीं निकल पाएगा। अब मान लो पतला लिए हो, पतला, जैसे कार्बनिक धातु की, कार्बनिक यौगिक उसकी परत पतली ले लिए हो, तब निकल सकते हैं, क्योंकि पतला है तो घर्षण उतना देर तक काम नहीं करेगा, वेग पूरा शून्य हो नहीं पाएगा तो निकल जाएंगे। लेकिन अगर मोटा है तो नहीं निकल पाएंगे। और जबकि हीलियम और नियान है वो छोटे ही हैं, उनको कहीं घर्षण करना नहीं, वो आराम से निकलते चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलो।
कहां तक लिखे? तो लिखो, नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। क्योंकि आर्गन, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन, रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, बोलना नहीं उसको। आर्गन, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन आकार में बड़े होने के कारण हो गया, कार्बनिक अथवा अकार्बनिक यौगिकों के जालक में प्रवेश तो कर जाते हैं, जालक में प्रवेश तो कर जाते हैं, जालक में प्रवेश तो कर जाते हैं, परंतु बाहर नहीं निकल पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। हो गया। और जालक में बंद होकर ये क्लैथरेट का निर्माण करते हैं, और जालक में बंद होकर ये क्लैथरेट का निर्माण करते हैं। क्लैथरेट का निर्माण करते हैं। नीचे सिंगल इंडिकेट पॉइंट। हाँ, कुछ नाम दिए होंगे लेकिन कुछ ऐसा भी है नहीं इसमें। कहां तक लिखे? निर्माण करते हो गया ना। आगे लिखो, क्लैथरेट में इंडिकेट पॉइंट है, क्लैथरेट में कार्बनिक अथवा अकार्बनिक यौगिक को मेजबान और उत्कृष्ट गैसों को मेहमान कहते हैं। उत्कृष्ट गैसों को मेहमान कहते हैं। हो गया। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिखो। क्लैथरेट में मेजबान और मेहमान के बीच कोई रासायनिक बंध नहीं बनता है। हो गया।
ये आपस में दुर्बल वान डर वाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं, दुर्बल वान डर वाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। हो गया? जाहिर सी बात है, क्योंकि जो कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक होगा ये उसके अणु है। देख रहे हो, ये सभी अणु हैं। तो अणु किसी से बंध बनाता है। जैसे हमने कहा H2 अणु, तो बताओ ये किससे बंध बनाएगा? किसी से बनाएगा? नहीं, पहले ही उसने बंध अपना बना लिया है, पूरा कर लिया है। ठीक है ना? तो उसने अपना बंध पूरा कर लिया, इसलिए वो किसी से बंध बनाना नहीं चाहता है। और ये जो अक्रिय गैसें बीच बीच में है, इनको तो हमने पहले ही मान रखा है अक्रिय है, इसलिए ये भी किसी से बंध नहीं बनाएंगी। तो समझ लो ये भी अणु है कि नहीं है? क्योंकि परमाणु के बारे में हम जानते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है। जब ये स्वतंत्र अवस्था में है तो इनको अणु कह सकते हैं। हो गया? ये भी अणु, ये भी अणु। अणुओं के बीच क्या काम करता है? वान डर वाल्स बल। कोई रासायनिक बल नहीं काम करता है, याद रखे ना। वान डर वाल्स बल दुर्बल होता है, वो 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। कौन कौन सा प्रकार? एक होता है द्विध्रुव आकर्षण बल, एक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, और तीसरा होता है प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। समझ गए? तो तीनों में से कोई भी यहाँ पे बल काम कर सकता है, चाहे जो भी। यहाँ पे प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी अस्थायी द्विध्रुव बनने की संभावना नहीं है। अस्थायी द्विध्रुव बनने के लिए दोनों परमाणुओं का अलग अलग होना जरूरी है, लेकिन इसमें देख रहे हो दोनों हाइड्रोजन सेम है ना, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे द्विध्रुव बनने की संभावना नहीं है, प्रेरित द्विध्रुव भी बन सकता है। उसी के कारण इसमें वान डर वाल्स बल लगेगा, और वान डर वाल्स बल के कारण, और दूसरा इनका आकार बड़ा होने के कारण जो घर्षण लगता है उससे इनका वेग शून्य हो जाता है और वहीं पे फंस जाते हैं ये। जबकि हीलियम और नियॉन छोटे होने के कारण उनका घर्षण काम नहीं करता है, और वान डर वाल्स हमने पहले इसमें लिखवा दिया दुर्बल वान डर वाल्स बल होता है, इसलिए उनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता और आराम से निकल जाते हैं बाहर। ठीक है ना? घर्षण के कारण ही मुख्य रूप से ये जालक में रुकते हैं, अगर घर्षण नहीं होता तो आराम से निकल गए होते। तो आगे लिखते हैं एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट। ग्लाइसरेट का उपयोग, ग्लाइसरेट का उपयोग उत्कृष्ट गैसों को अलग करने में किया जाता है। ग्लाइसरेट का उपयोग उत्कृष्ट गैसों को अलग करने में किया जाता है। अब जैसे मान लो हीलियम और आर्गन के मिश्रण को अलग करना है, तो दोनों को भेजना शुरू करो कार्बनिक यौगिक पे, तो हीलियम आराम से उस पार निकल जाएगा, जबकि आर्गन उसमें फंस जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आर्गन रुक गया, अपना ग्लाइसरेट बना लिया, और जबकि हीलियम को हमने बाहर निकाल के अलग प्रयोग कर लिया। अब आर्गन उसमें फंस गया, आर्गन को फिर से निकालना चाहते हो तो उसको कार्बनिक यौगिक को किसी घुल जाने वाले विलायक में घोल दो, अर्थात कार्बनिक यौगिक जिस विलायक में घुल रहा हो उसमें उसको घोल दो। जब घोल दोगे तो क्या होगा? इसके अणु दूर दूर हट जाएंगे ना, और जब दूर दूर हट जाएंगे तो जो बीच में फंसा हुआ आर्गन है वो भी बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में। हाँ, गर्म करोगे तब भी निकल जाएगा, क्योंकि गर्म करने के बाद जालक में फैलाव शुरू होगा, और उसके बाद जब फैलाव शुरू होगा तो घर्षण कम होगा और इसकी गति ऊर्जा भी बढ़ेगी। गर्म करने पे गति ऊर्जा बढ़ती है ना, पीछे ही पढ़ रखे हम, तो इसकी गति ऊर्जा भी बढ़ेगी, वो बाहर निकलने लगेगा। समझ गए? दोनों काम कर सकते हो, दोनों स्थितियों से उसको बाहर निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से दोनों गैसें अलग हो जाएंगी। हो जाएगा? नीचे ये एक और लिख लो, इंडिकेट पॉइंट ही ये जेनॉन के ग्लाइसरेट का उपयोग, जेनॉन Xe के ग्लाइसरेट का उपयोग, जेनॉन के ग्लाइसरेट का उपयोग हो गया। जेनॉन के ग्लाइसरेट का उपयोग गामा कण प्राप्त करने में किया जाता है। जेनॉन के ग्लाइसरेट का उपयोग गामा कण प्राप्त करने में
किया जाता है। हो गया ना? ये चैप्टर समाप्त हो गया। पी ब्लॉक पूरा खत्म। अब इसमें जो चीजें तुमको बताई गई सब तैयार कर लो। क्या चीज? हाँ तो बताएंगे ही पहले। अभी तो जितने पे इम्पोर्टेंट बताया गया सबको तैयार करते जाओ। यौगिक तो पहले तैयार कर लो, यौगिक में कोई कोताही नहीं। और जो जो यौगिक तैयार करो उसका रासायनिक गुण जरूर तैयार कर लो, क्योंकि अगर उसमें तुम्हारा 5 नंबर का है तो 5 नंबर में सिर्फ 3 नंबर में तुम्हारा यौगिक रहता है और 2 नंबर तुम्हारा उसकी रासायनिक क्रिया रहती है। याद करना ही पड़ेगा तुम्हें। हाँ, NH2 का पूरी हो जाएगी। उसमें प्लस माइनस के हिसाब से बना हुआ था। प्लस माइनस I माइनस बनाता है और NH2 डबल बॉन्ड बनाने के बाद प्लस बनाता है। चलो अगला चैप्टर का नाम लिख लो, डी तथा यह ब्लॉक के तत्व। इसमें कुछ खत्म हुआ है, देखते हैं क्या क्या खत्म हुआ है। ये KMnO4 K2Cr2O7 खत्म हो जाए बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि खत्म नहीं हुआ तो पूछा जरूर जाएगा इस पे सवाल। हेडिंग लिख लो, डी तथा यह ब्लॉक के तत्व ब्रैकेट में संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व तो ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। अगर यही तुम्हारा KMnO4 K2Cr2O7 पढ़ना पड़ा तो मान के चलो 3 दिन लगेगा, नहीं तो 2 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। इस बार संडे को संभवतः एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, नहीं तो टेस्ट रहेगा। किस चीज का? कब? सुबह शाम?